नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ रहे हैं BE-VAE 181, जिसमें हमने लगातार 3 यूनिट जो है पढ़ लिए हैं और यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 4 यानी यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है थल एवं जल संसाधन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक को शुरू करने से पहले और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि संसाधन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जल और थल संसाधन के बारे में। देखिए, संसाधन है क्या। संसाधन यह है ना कि प्रकृति ने हम मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी, हम प्राणियों के लिए प्रकृति ने कुछ पदार्थ, कुछ मटेरियल, कुछ ऐसे आवश्यक चीज़ें धरती के अंदर में या पानी के अंदर में रखी हुई है, जिसका हम प्राणी जो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब संसाधन का मतलब ये मत समझ लेना कि सोना, चांदी, अभ्रक और कोयला और पेट्रोल। ठीक है, संसाधन में सब कुछ आ जाएगा। जल भी क्या है, एक संसाधन है। मिट्टी भी क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन उसे कहते हैं जिसे हमने प्रकृति से पाया है। किस चीज़ के लिए? अपने उपयोग के लिए। संसाधनों के उपयोग से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने जीवन को आधुनिक बना सकते हैं। आज जो हमारा जीवन है वो आधुनिक क्यों है? हम इस युग तक कैसे पहुँचे? औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ? यूरोप में जब 19वीं सदी में, 18वीं सदी में जो औद्योगिकरण विकास किया, कैसे किया, क्यों किया? संसाधनों की वजह से किया। आज जगह जगह पर बिजली के उत्पादन किए जा रहे हैं। क्यों? कैसे हो रहा है? कोयले से हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जल से जो है बिजली उत्पन्न किए जा रहे हैं। कोयले से बिजली उत्पादन किए जा रहे हैं। पेट्रोल से जो है बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही है। पेट्रोल से पूरा दुनिया चल रहा है। बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं डीजल पेट्रोल से। तो ये सभी क्या है? संसाधन है। आज विश्व में जिस देश के पास जितना अधिक सोना है वह देश उतना ही अधिक अमीर है। तो आप यूँ समझ लीजिए संसाधनों का महत्व कितना अधिक है। संसाधनों के बिना हम एक सेकंड क्या मतलब कि कुछ देर के लिए भी जी नहीं सकते। हमेशा हमें जीवित रहने के लिए, अपने जीवन यापन को अच्छे से चलाने के लिए, सुगमता से चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है संसाधन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। संसाधन जो होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। देखिए, नाम को तोड़िए। सबसे पहले मेरे समझाने का तरीका दोस्तों ये ऐसा ही है। नवीकरणीय यानी इससे नया बन सकता है। नवी यानी न्यू, करणीय, ठीक है, माने नया होगा। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। सपोज दैट के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने, ठीक है, अगर कोई मिट्टी का हमने घड़ा बनाया है, उस घड़े को हमने तोड़ दिया तो वो फिर से किस में बदल जाएगा? फिर से वो मिट्टी में बदल जाएगा। तो वो क्या हो गया? वह नवीकरणीय हो गया। अब सपोज दैट के लिए मान लीजिए पानी है, जल है। जल का क्या होता है? रूपांतरण होता है। जल कभी खत्म होता है क्या? नहीं, जल का रूपांतरण होता है। अगर हम पानी पीते भी हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टॉयलेट भी करते हैं। तो पानी का यहाँ पर क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। अगर हम पानी अपने शरीर में लेते भी हैं तो उसका उत्सर्जन भी करते हैं। अगर हम पानी से कुछ भी करते हो, पानी हम पेड़ में डालते हैं तो वो भी क्या हो रहा है? मिट्टी के अंदर में जा रहा है, उसका वाष्पीकरण हो रहा है। पेड़ पौधे वाष्पीकरण कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये भी क्या है? जल का क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। तो वैसा संसाधन, ठीक है, जिसका क्या होता है? पुनर्चक्रण होता है और वो संसाधन कभी खत्म नहीं होता। यानी उसके यूज़ करने के बाद उसका रूप क्या होता है? बदल जाता है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो नवीकरणीय संसाधन में हमने जो पढ़ा, अनवीकरणीय संसाधन उसका क्या हो जाएगा? ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। तो वैसे संसाधन जिनका पुनर्चक्रण यानी फिर से उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोयला या पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाने के बाद क्या फिर से हम बना सकते हैं? नहीं, बन तो सकता है लेकिन उसको बनने में क्या होते हैं? लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। तो वैसा संसाधन जिसका पुनर्चक्रण या फिर से उसको उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे मिट्टी क्या हो गया? मृदा का निर्माण। मिट्टी का निर्माण क्या होता है? मिट्टी क्या है? अनवीकरणीय है। मिट्टी के निर्माण में समय लगता है। आज जो नदियों में बालू है, वो बालू क्या है? वो बालू टूट टूट कर बने हैं। इतना जोर से जब नदी का जो पानी है वो पत्थरों को चोट करती है, पत्थरों में
अपने लहरें मारती है तो उससे पत्थर क्या होता है, टूटता है। जब पत्थर टूटता है तो हजारों साल, लाखों सालों बाद वो पत्थर टूट टूट कर बालू बनता है, तो इसमें लाखों साल लगते हैं। तो वो क्या है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। उसके रूपांतरण में क्या हो जाएगा, सदियों बीत जाएंगी, लाखों वर्ष खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, तेल, ये सब क्या है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम आगे जो है बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। देखिए जल चक्र को सिंपल समझिए, जल चक्र है क्या। जल, मैंने पहले क्या कहा, जल क्या है, पानी क्या है। पानी एक नवीकरणीय है। इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है, पुनर्जनन होता है। पानी सबसे पहले वातावरण गर्म होगा, वाष्पीकरण होगा, बादल ऊपर जाएगा, पानी बरसेगी, वही पानी फिर क्या होगा, ज़मीन के अंदर जाएगी। तो पानी का क्या हो रहा है, पुनर्चक्रण हो रहा है। उसका रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। कभी पानी बर्फ़ बन रही है, कभी पानी भाप बन रहा है, कभी पानी पानी बन रहा है, कभी पानी जो है आसमान से कैसे गिर रही है, ओस के रूप में गिर रही है, ओले बरस रहे हैं, वो भी क्या, ओस भी क्या है, पानी ही है, ओले भी क्या है, पानी ही है, बर्फ़ भी क्या है, पानी ही है। तो जल चक्र क्या होता है कि जब भी पृथ्वी गर्म होती है, वाष्पीकरण होती है, और वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो भाप है वो आसमान में जाती है, बादलों का रूप लेती है, ठंडा होती है, और पानी के रूप में क्या ज़मीन पर गिरती है। फिर वही पानी वाष्पीकरण के रूप में जो है ऊपर जाती है। यानी जल एक चक्र बना रही है, एक साइकिल बना रही है। हमने पहले आपको बताया था जल चक्र के बारे में, ठीक है। अगर आप यूनिट 1 से पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि जल चक्र है क्या। तो इसे कहते हैं जल चक्र। अब देखिए जल चक्र में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्षण को। वर्षण यानी वर्षा। देखिए वर्षा सिर्फ ऐसा नहीं, वर्षा मतलब ये नहीं कि आसमान से पानी ही गिरेगी। वर्षा हिमपात भी हो सकती है, स्नोफॉल भी एक तरह का वर्षण ही है। बर्फ भी क्या है, पानी ही है। ओस भी क्या है, पानी ही है। तो जब पृथ्वी, जब सतह गर्म हो जाती है, जब वातावरण आर्द्र हो जाती है, तब उस टाइम क्या होता है, आसमान से बारिश होती है। वही क्या है, वही तो है वर्षण। वर्षण में क्या आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ओला आ जाएगा, ओस आ जाएगा, स्नोफॉल आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे वाहित जल। वाहित जल, रन ऑफ, ठीक है। वाहित यानी जो बह रहा है। तो वैसा जल जो एक जगह स्थिर नहीं है, जैसे नदियों का पानी, झरनों का पानी, सरिताओं का पानी। ये पानी क्या हो रहा है, निकल तो एक जगह से रही है। आप गंगा नदी को ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र को ले लीजिए, वो निकल तो रही है हिमालय से, ठीक है, लेकिन क्या वो कहीं पर रुक रही है, बिल्कुल नहीं। वो क्या हो रही है, वो बहती चली जा रही है। अब कोई झरना है, उस झरने से पानी जो है बह रही है। अब उस झरना से पानी बहकर क्या हो रहा है, ठीक है, वो जल जो है ना बहते बहते जा रही है, बहते बहते जा रही है। अब बहने के क्रम में क्या होता है कि बहने के जब बहती है ना, तो बहने के क्रम में बहुत जगहों से वो गुजरती है, ठीक है। बहुत सारे चट्टानों को तोड़ते हुए निकलती है, बहुत सारे मिट्टी को वो अपर्दन करते हुए निकलती है, मिट्टी को काटते हुए निकलती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो वाहित जल कहलाता है। बाढ़ का पानी क्या है, वाहित जल है। बाढ़ कैसा होता है, बहते हुए आता है। बाढ़ क्या है, बहते हुए आता है बाढ़ का पानी। तो वो क्या कहलाएगा, वाहित जल कहलाएगा। अब देखिए, अब ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन आप अच्छे से समझते हैं, कपूर, ठीक है। कपूर को जब हम आग में जलाते हैं तो कपूर क्या होता है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो वो क्या, ऊर्ध्वपातन, यानी वैसा ठोस जल सीधे वाष्प में बदल जाता है, तरल में आए बिना। वैसा ठोस जल मतलब बर्फ। तो बर्फ को डायरेक्ट, अगर हम, बर्फ क्या होता है, बर्फ पिघलने के बाद पानी बनता है। लेकिन वैसी प्रक्रिया जिसमें बर्फ को सीधे किस में बदल दिया जाए, भाप में बदल दिया जाए। मतलब बर्फ को हम लोग डायरेक्ट पानी में बदले बिना भाप में बदल देंगे, वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अब और एक है बाष्पन। तो देखिए बाष्पन दोस्तों क्या है, सिंपल समझिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भाप निकलती है। तो वही तो है बाष्पन, उसे ही तो कहते हैं बाष्पन। अब और एक है बाष्पोत्सर्जन, यानी बाष्प का उत्सर्जन करना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रंध्र से क्या होता है, वो बाष्पीकरण की प्रक्रिया करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी में जो जितने भी बाल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें रंध्र हैं, उसमें छिद्र हैं। तो छिद्र क्या करती है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर जो है ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में रहता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी है बाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे हम पढ़ेंगे जल के प्रकार के बारे में। देखिए जल 3 तरह का होता है। एक होता है मीठा जल, जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। इसमें लवण की जो मात्रा होती है ना, वो काफ़ी कम होती है, उसे कहते हैं मीठा जल। दूसरा है खारा जल। खारा जल में नमक थोड़ा सा क्या होगा, अधिक रहेगा। नमक क्या होगा, अधिक रहेगा।
ठीक है। अब दूसरा होता है समुद्री जल। तो समुद्री जल क्या है ये तो आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो बढ़िया से जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सतह और भूजल का अत्यधिक दोहन। सतह मतलब ज़मीन और भूजल का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर जो जल पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर यानी ज़मीन के अंदर जो जल पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूजल। अब देखिए भूजल को बढ़िया से समझिए। जब बरसात में पानी होती है, ठीक है, तब लाखों करोड़ों लीटर जो है ना बैरल पानी जो है आसमान से वो आती है, ज़मीन पर गिरती है। तब वो पानी जाती कहाँ है? उस पानी को ज़मीन सोख लेती है। वो पानी नदी से, नाले से, ठीक है, सुरंग से, कहीं से भी होकर गड्ढे में जमा होती है और अंततः वो पानी ज़मीन के अंदर में चल जाती है। अब कहेंगे कि ज़मीन के अंदर में पानी जाती कैसे? देखिए अभी जो हम लोग बोरिंग करवाते हैं घर में, कुआँ खोदते हैं, तो हमें अंदर से साफ पानी मिलता है। तो वो साफ पानी है क्या? वो वर्षा का ही पानी है, वर्षा का ही जल है। वो फिल्टर होते 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 ज़मीन के अंदर चली गई और वो पूरा साफ हो गई। ज़मीन के अंदर पानी का क्या है? लेयर है। कुछ दूर तक हम ज़मीन को अगर खोदेंगे तो वहाँ पानी भी मिलेगा और हवा भी मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो सिर्फ वहाँ पर क्या मिलेगा? हवा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा। तो उसी पानी को हम लोग कहते हैं क्या? भूजल। ठीक है। अब देखिए भूजल का दोहन कैसे हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई के लिए जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम लोग अत्यधिक पानी खर्च कर रहे हैं। तो पानी आ कहाँ से रहा है? बरसात नहीं हो रही है तो ज़मीन के अंदर में जो स्टॉक का पानी है उस पानी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े जो है कल कारखाने का निर्माण हो रहा है, उसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, नए नए घर बन रहे हैं, उसमें बोरिंग किए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? अंदर का जो भूजल है उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों ये भूजल जो है यानी ज़मीन के अंदर मिलने वाला जल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बिल्कुल से नगण्य हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पानी पीने की समस्या आ जाएगी। पीने का पानी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात का पानी तो हम पीते नहीं है। हम कौन से पानी पीते हैं? हम वही पानी पीते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, और वही पानी अगर ख़त्म हो जाए तो हम पिएंगे क्या? इस बात को समझने की आवश्यकता है। पीने का पानी दोस्तों ऐसे ही बहुत कम है, और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं? भूजल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो हमेशा एक बात का आपको ट्राई करना है कि जितना कम से कम जल का इस्तेमाल हो, ठीक है, उसको आप करें तो ये बेहतर है। आज मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में बहुत भयानक का सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि अभी मानसून का एंट्री हो चुका है, पानी हो रही है, लेकिन मेरे घर में जो कुआं है वो कुआं आज तक कभी 100 सालों में नहीं सूखा था, वो कुआं इस बार सूख चुका है। तो कुआं सूखा क्यों? क्योंकि भूजल का दोहन हुआ, हमने अत्यधिक जल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अंदर का जो भूमि के अंदर जो जल था वो जल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे जल स्रोतों का निम्नीकरण। देखिए निम्नीकरण का मतलब होता है कम करना। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? कम करना। यानी जल स्रोत जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब कैसे कम हो रहे हैं? देखिए आपने अभी तक अपने घर के आसपास कितने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने तालाब का निर्माण करवाया, या आपके 30 साल 32 साल की उम्र में अब तक कितने नए तालाबों का जो है निर्माण किया गया? काफ़ी कम, बहुत ही कम। ठीक है, लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो आपके आंखों के सामने नदियाँ क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। समंदर क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। अब समंदर हो कैसे रहा है प्रदूषित? चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या कर रहा है? समंदर में फेंक रहा है, समंदर में उसको डाल रहा है। इससे क्या हो रहा है? जल का जो एक वातावरण है, जल का जो एक पर्यावरण है, जो आपने पढ़ा जल परितंत्र, जल का जो अपना एक परितंत्र है, पर्यावरण है, वो खत्म हो रहा है। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो आज क्या हो रही है? वो आज प्रदूषित हो रही है। उन्हें आज हम प्रदूषण में धकेल रहे हैं। यमुना का पानी को अगर आप देखें दिल्ली में, तो यमुना जो है ना वो क्या हो चुकी है? वो मैली हो चुकी है, वो काली हो चुकी है। गंगा भी दूषित हो चुका है। तो ये सभी क्या है? ये सभी जल का निम्नीकरण है। कंपनी से निकलने वाला गाद, कंपनी से निकलने वाला जो सिल्ट होता है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? नदियों में डाले जा रहे हैं, नदियों में बहा रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थों को हम नदियों में ही डाल रहे हैं, उसका बढ़िया से जो है उसका डंपिंग नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जल स्रोत कम होते जा रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बाढ़ और सूखा। के बारे में। देखिए बाढ़ क्या है? जब भी अत्यधिक वर्षा होती है सभी नदियाँ भर जाती है, सभी जो तालाब हैं भर जाते हैं, और नदियों का पानी जो है ना अपना एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और पानी का जो एक सीमा है नदियों में, समुद्र में, गंगा में, वो अत्यधिक हो जाती है। तब वो बाढ़ का पानी क्या होता है? गांव में घुस जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। जब नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है
तब वो बाढ़ का रूप ले लेता है। अब देखिए बाढ़ का कुछ डेटा है, कुछ आंकड़े हैं, उसको ध्यान से देखिए। बाढ़ नियमित रूप से 20,000 से अधिक जाने लेती है और 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में व्यापक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। केरल में बहुत भयंकर बाढ़ आया था। बिहार में जो है हमेशा बाढ़ आते रहती है। अगर बात करें असम की तो वहाँ पर भी बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। ठीक है, भारत में बाढ़ से औसत रूप से विश्व भर में होने वाली मौतों का 20% मौतें और 60 करोड़ रुपए की हानि प्रतिवर्ष होती है। अब बात करेंगे कि बाढ़ को हम लोग रोके कैसे। ठीक है, बाढ़ देखिए एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके प्रभाव को और इसके प्रकोप को हम कम कर सकते हैं। तो क्या है, उपयुक्त स्थानों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण कर। बाढ़ का पानी जब नदियों से बहती है तब अगर हम ऐसा कर सकते हैं 3, 4, 5, 6 तालाब अगल बगल बना सकते हैं, तो वो क्या होगा, बाढ़ का पानी सीधे तालाबों में जो है ना वो घुस जाएगा। इससे क्या होगा, नदी का जो ओवरफ्लो है वो कम हो जाएगा। या फिर हम बांध बना दें। हालांकि बांधें भी टूट जाया करती है, लेकिन बांध बनाने से क्या होता है, पानी का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। पानी जितनी तेज़ी से बहती है ना, उसका जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे नदियों और नहरों पर तटबंधों को मजबूत करके, यानी नदियों का पानी या तालाबों का पानी, नहरों का पानी बाहर ना निकले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका जो तट है उसको मजबूत करना होगा। क्या करना होगा, उसे मजबूत करना होगा। उसके बाद जो नदियां हैं, जो तालाबें हैं, ठीक है, जो झील है, उसके गहराई को हमें क्या करना होगा, और बढ़ाना होगा। गहराई अधिक होगी तो ओवरफ्लो होने के बाद भी जो है ना पानी क्या रहेगा, एक लेवल में रहेगा। पानी झील या नदियों से बाहर नहीं जाएगी। और उसके बाद अभी आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी इतना बढ़ चुका है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम समय रहते हुए जो है ना हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो है बाढ़ आएगी, तो उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे जो जान माल की जो क्षति होती है उसको कम कर सकते हैं। अब सपोज के लिए मान लीजिए कि हमारे रांची में बाढ़ आने वाला है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, तो रांची में जो है सरकार क्या करेगी, रांची के जो समंदर है या नदी है उसके आसपास में जितने भी गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, तो वो लोगों को वहाँ से खाली करवा देंगे कि भाई आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ पर बाढ़ आने वाला है। तो इससे क्या होगा, हम बाढ़ को तो नहीं रोक सकते, लेकिन होने वाले जान माल की क्षति को हम लोग कम कर सकते हैं। अब बात करेंगे सूखा के बारे में। तो सूखा कौन सी स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है उसके जो ऑपोजिट की स्थिति है वो सूखा है। वैसी स्थिति जब पानी नगण्य हो जाए, पानी बिल्कुल होना बंद हो जाए, फसल बिल्कुल जो है ना वो खेती कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सूखा कहते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा जो है ना समय पर नहीं आती है, या वैसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, तो वैसे क्षेत्र में सूखा जो है ना वो पड़ सकता है। अब देखिए, अब सूखा अभी के समय में ग्लोबल वार्मिंग इतना अधिक हो गया कि कब बाढ़ आएगा कब सूखा आएगा हम कह नहीं सकते। हमारे झारखंड में भी 2 साल पहले सूखा जो है ना वो घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि फसलें नहीं हुई थी, पानी जो है वर्षा नहीं हुआ था, तो क्या हो गया, सूखा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो बाढ़ के ऑपोजिट की स्थिति, बाढ़ में अत्यधिक पानी होगा और सूखा में क्या होगा, पानी बिल्कुल होगा ही नहीं, बरसात बिल्कुल होगी ही नहीं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, सूखा की स्थिति कहेंगे। अब देखिए सूखे की स्थिति में ना मतलब ये बाढ़ की स्थिति भी भयावह है और सूखा की स्थिति भयावह है। बाढ़ में भी जान माल की हानि होती है और सूखा में भी जो है लोगों के जान जाते हैं, फसल नहीं होंगे, लोग खाने पीने लोगों को नहीं मिलेगा, तो लोग मर जाएंगे। अब देखिए, अब बात है कि सूखा को हम रोक कैसे सकते हैं। तो सूखा को रोकने के लिए इसके रोकथाम का एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नदियों का निर्माण, अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, झीलों का निर्माण, जिसमें क्या होगा, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, जैसे गर्मी इस साल पड़ी है 45 डिग्री 44 डिग्री, ऐसी गर्मी अगर पड़ जाए, तो ऐसी गर्मी में भी जो आपका झीलों का जो पानी है ना वह सूख जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम अधिक से अधिक झीलों का निर्माण करें, बरसात जब भी हो उस पानी को हम इकट्ठा करने के बारे में सोचें, उस पानी को हम लोग बर्बाद ना करें, तो इससे क्या होगा, इससे सूखा को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है ना इससे हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सूखा में ना जंगली जानवर भी मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें फसल नहीं मिलती, पानी के कारण फसलें नहीं होती, जंगलों में घास नहीं रहते, और इससे क्या होता है, वो मर जाते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, फसल नहीं होती, महंगाई बढ़ जाती है।
तो काफ़ी सारे लॉस हैं बाढ़ के भी और सूखा के भी। अब बात करेंगे जल संचयन के उपाय, जल को हम लोग संचय कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बारिश का जब भी पानी होता है ना, तब हमको ट्राई करना चाहिए कि उस पानी को हम लोग कहीं पर स्टॉक कर ले, उस पानी का उपयोग करें, उस पानी का। अब देखिए, बरसात में पानी होती है, अब अगर वो पानी को स्टॉक नहीं करते तो क्या होता है, क्योंकि वो पानी नाली में चल जाती है और वो पानी उपयोग योग्य नहीं रहती, इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहता वो पानी। तो उस पानी को हम अपने ड्रम में उसको डाल सकते हैं, या उस पानी को अपनी टंकी में डाल सकते हैं, या छोटे छोटे जलाशय बनाकर जो है ना उस पानी को हम लोग स्टॉक कर सकते हैं और उस पानी का उपयोग खेती करने के लिए कर सकते हैं। हम जो बोरिंग से पानी निकाल कर पेड़ पौधे को देते हैं, हम जो बोरिंग से पानी निकाल कर अपने बाइक और कार को धोते हैं, तो हम लोग बरसात का जो पानी स्टॉक करते हैं ना, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बाइक्स और कार धोने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, या फिर और भी जो हमारे काम है, बागवानी है, खेती है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। पेड़ों को, पौधों को अपने घर में हम वो पानी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, कार वॉश करने के लिए भी बोरिंग का पानी यूज़ कर रहे हैं। और बोरिंग का पानी क्या है भाई, मैंने पहले ही कहा, पीने वाला जो पानी है वो बोरिंग से हम निकालते हैं और वही वाला पानी से हम कार धो रहे हैं। एक कार धोने में, ठीक है, लगभग 100 लीटर से भी अधिक पानी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भूजल जो है, भूमि के अंदर का जो जल है ना, वो खत्म हो रहा है। तो क्यों ना बरसात जब हो, उस पानी से ही अपने गाड़ी मोटरसाइकिल को हम धो लें। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा पीने का जो पानी है ना, वो बच जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल संचयन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पानी को हम लोग अब बचा सकते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक है जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। देखिए, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, संरक्षण का मतलब होता है उसको सेफ रखना। ठीक है, तो संरक्षण मतलब सेफ्टी और प्रबंधन का मतलब उसका मैनेजमेंट करना। तो देखिए, इसको समझेंगे। जल संसाधनों का संरक्षण, तो संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले डिस्कस किया। पानी का जो हम लोग वेस्ट करते हैं ना, उस पानी का वेस्ट जो पानी उसको कम करना है। अत्यधिक पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 बाल्टी पानी में हम नहा सकते हैं तो 4 बाल्टी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बोरिंग के पानी यानी पीने वाले पानी से गाड़ी को वॉश नहीं करना है, पेड़ पौधों को वो पानी नहीं देनी है, कार हमें नहीं धोना है, अपना घर हमें साफ नहीं करना है। इसके लिए हम बरसात के पानी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही तो है संरक्षण। बरसात जब होगी तब उस पानी का हम लोग टंकी में स्टॉक कर सकते हैं, बाद में उस पानी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं विभिन्न कार्यों में। ठीक है, इसे कहते हैं संरक्षण। और जल संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है, देखिए, जल संसाधनों का प्रबंधन माने मैनेजमेंट, मतलब जितना जल हमारे पास है, तो हम लोग, मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर मैनेज करता है सब चीज़ों को। कम चीज़ को ही वो क्या करेगा, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन 8 आम है। एक मैनेजमेंट और एक मैनेजर का काम क्या होता है, उस 8 आम को 10 लोगों में बराबर बराबर भागों में बांटना। तो जो जल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट है, वाटर प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, उसमें होता क्या है, जल तो कम है, हम सभी जानते हैं कि जल कितना कम है। आबादी दोस्तों धड़ल्ले से लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है धड़ल्ले से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, संसाधन तो दोस्तों उतना ही है। आपका ऐसा थोड़ी है कि 50 साल में कोयला जो है फिर से बहुत बढ़ गया, कोयला कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है। आज दुबई, सऊदी अरब, जितने भी कंट्री हैं, UAE, कतर, ठीक है, ये सभी देश को अब मालूम चल गया कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। इसलिए ये सभी देश अपने देश में क्या करवा रहे हैं, फुटबॉल गेम करवा रहे हैं ताकि टूरिज्म को बुला सके। आज दुबई, कतर, ये सभी जो सिटी है इतना डेवलप किया जा रहा है। क्यों, उन्हें पता है कि जब हमारे पास तेल ख़त्म हो जाएगा तो वही एक सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर। ठीक है, जिससे हम जो है अपने देश का GDP को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास अपना कोई संसाधन नहीं है। ठीक है, तो वैसे देश का एकमात्र सहारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म है। उदाहरण के लिए श्रीलंका को ले लें, उदाहरण के लिए मालदीव्स को ले लें, वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, ना तेल है, ना कोयला है, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ नहीं है। वहाँ का सिर्फ और सिर्फ GDP का कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ है टूरिज्म है। तो आज दुबई भी यानी UAE भी क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि संसाधन अब खत्म होने वाला है, पेट्रोल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि वो तो सीमित है, वो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, वो अनवीकरणीय संसाधन है, वो खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो जल प्रबंधन जो होता है ना, वो यही होता है कि कम सामान में हमें जो है कैसे उसका इस्तेमाल करना है हर चीज़ों के लिए। जल बहुत कम इसमें है, मात्रा में है, और आने वाले 25 सालों में
ऐसा भविष्यवाणी है, वैज्ञानिकों ने किया है कि आने वाले 25 सालों में जो है ना, जल का भंडार इतना कम हो जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? जल ही होगी। किसी की बीवी भाग जाएगी तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपके पास पानी नहीं रहेगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आने वाले 25 सालों में। ठीक है, हालांकि ये मजाक था। खैर, जितनी भी जनसंख्या पूरे विश्व में है उसकी तुलना में संसाधन हमारे पास इतना कम है, नगण्य है, और अधिक हम आज अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण अंकुश नहीं लगाएंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा? मारामारी हो जाएगा ज़मीन के लिए। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। भारत का जो क्षेत्र है वो तो एक सीमित क्षेत्र है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल भारत का क्षेत्र जो बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग भारत की आबादी को हर साल बढ़ा रहे हैं तो वो आबादी कहाँ जाएगी? वो आबादी जाएगी कहाँ? आबादी निरंतर बढ़ रही है। भारत अभी चाइना को पीछे छोड़ चुका है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो जगह क्षेत्रफल तो उतना ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आबादी को इतना बढ़ा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। हम ये तक नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे रहेंगे। आपके पास 4 ही मकान है, आपके पास 4 मकान है, लेकिन आपके घर में कितना मेंबर है? 20 मेंबर है, तो आप कैसे रहेंगे 4 मकान में? सिंपल सी बात है। तो अभी अगर हम लोग नहीं समझे तो आने वाला समय हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक होने वाली है। अब देखिए, अब हम लोग के पास एक टेक्निक है, उसे हम लोग कहते हैं विलवीकरण। तो समुद्र जल का विलवीकरण, देखिए एक होता है लवणीकरण, एक होता है विलवणीकरण। लवणीकरण मतलब होता है कि जो नमकीन जल रहता है, ठीक है, और विलवणीकरण मतलब समुद्र के पानी को हम लोग क्या करते हैं? उसे नमक को हटा देते हैं और उस पानी को पीने योग्य बनाते हैं, उसे कहते हैं विलवणीकरण। ठीक है, माने एक घर टाइप का रहता है, उस घर में जो है ना समुद्र के पानी को स्टॉक कर लेते हैं, ऊपर शीशा जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी उस जल पर पड़ती है तो उससे भाप ऊपर निकलकर चली जाती है। इससे क्या हो रहा है कि नमक जो ऊपर उड़कर चला गया तो नीचे जो जल बच गया ना वो मीठा पानी बच जाता है। तो इससे भी जो है ना हम जल का क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। समुद्र जल को भी हम लोग पी सकते हैं, लेकिन कब तक? हम लोग इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, समुद्र का पानी भी जो है आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपशिष्ट जल के बारे में। देखिए ऐसे कुछ जो है मशीन है, ऐसे कुछ फिल्टर हैं जो बड़े बड़े शहरों में लगे होते हैं। उसमें हम जो अपने घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं और वो पानी को नालियों में बहा देते हैं, तो वो मशीन क्या करती है? उस बहे हुए उस गंदे पानी का वो क्या करती है? उसको वो फ़िल्टर करती है, और फ़िल्टर करके वो क्या निकालती है? स्वच्छ पानी निकालती है, स्वच्छ पानी वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन अब एक नाली का पानी को आप कितना भी स्वच्छ कर लें, एक गटर का पानी को आप कितना भी स्वच्छ कर लें, कि आपको पीने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उस पानी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उस पानी जब वो पानी स्वच्छ हो जाएगा, जब उसमें स्थित रोगाणु विषाणु सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा, कीटाणुओं को मार दिया जाएगा, तब उस पानी का यूज़ हम लोग घर साफ़ करने में, पेड़ पौधे में देने में, सिंचाई के लिए, खेती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट जल को बचाकर, अपशिष्ट जल को शुद्ध बनाकर और समुद्री जल का विलवणीकरण कर जो है हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो का पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है हम अपलोड करेंगे आज ही। तो ये हमारा जो है जल एवं थल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जो है ना इसके बाद ही मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप दोनों को देख लीजिए। वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात